नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। और इस वीडियो में हम आईटीसी का पूरा बेसिक समझने वाले हैं, आईटीसी क्लेम करने का पूरा कंडीशन समझने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो आइए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, एबी कंपनी। इन्होंने जून 2025 में गुड्स परचेज किया, कितने का? 10 लाख। और इस परचेज पर इन्होंने 18% जीएसटी का पेमेंट किया, 1,80,000। टोटल इनकी इनवॉइस परचेज की हुई 11,80,000। अब यह एबी कंपनी के लिए 1,80,000 इनपुट जीएसटी होगा। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी करके करते हैं। तो परचेज पर जो जीएसटी दिया गया 1,80,000, यह इनका इनपुट जीएसटी होगा। ओके, अब मान लीजिए इन्होंने जून 2025 में गुड्स सेल किया, सप्लाई किया, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई किया, और इन्होंने सप्लाई पर चार्ज किया 1,98,000 जीएसटी। अब इनके लिए यह 1,98,000 जीएसटी जो है आउटपुट जीएसटी होगा, इनकी लायबिलिटी होगी। 1,98,000 इनको गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट करना है, और इधर जो परचेज पर जीएसटी दिया है 1,80,000 इनको गवर्नमेंट से क्लेम करना है। अब होगा क्या? जब एबी कंपनी अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे तो जो इनकी लायबिलिटी है 1,98,000 गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, और पहले ही 1,80,000 इनको गवर्नमेंट से क्लेम करना है जो इनकी इनपुट जीएसटी है। तो 1,80,000 को एडजस्ट कर लेंगे अपने लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो इनके पास फिर 18,000 इनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि इन्होंने 1,80,000 को यूज कर लिया अपने आउटपुट जीएसटी को पेमेंट करने के लिए। बेसिक तरीके इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी इस तरीके से होता है। लेकिन हमें समझना है, जो एबी कंपनी 1,80,000 का आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, इस कंडीशन को समझना होगा कि 1,80,000 कब ये क्लेम कर सकते हैं, कब नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसकी बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे एबी कंपनी ने जो परचेज किया 1,80,000, जो इनकी इनपुट जीएसटी है, आईटीसी है, तो सबसे पहले दिमाग में बात रखना, जो ये आउटवर्ड सप्लाई इनकी होगी, वह सप्लाई इनकी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, तभी ये आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। जैसे यहां पर इन्होंने सेल किया, सेल्स पर 18% जीएसटी लगाया, टैक्सेबल सप्लाई है, 1,80,000 क्लेम कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये एग्जेम्प्ट सप्लाई कर देते, जैसे मान लीजिए 11 लाख का माल सेल किया और 11 लाख एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ जाती इनकी, 11 लाख पर ये कोई जीएसटी नहीं कलेक्ट करते अपने कस्टमर से, तो फिर 1,80,000 इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई में वो भी टैक्सेबल सप्लाई की तरह होती है। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो या एसईजेड को सप्लाई करते हो, तो उसमें भी आपको आईटीसी मिलेगा, जीरो रेटेड सप्लाई में आईटीसी मिलेगा। ये तो बेसिक चीज हो गई मोटी मोटी। अब हम देखते हैं कंडीशंस, जो ध्यान देने वाली बात है, और यह कंडीशन हम समझने वाले हैं एज पर सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी। जो चीजें मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 16 के हिसाब से अब बात कर रहा हूं। पहली चीज, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई जो आपकी है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, वह बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वह टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, होना चाहिए। जैसे एबी कंपनी जो 1,80,000 की आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो जो परचेज इनवॉइस है इनके पास होना चाहिए। ओके, इसके बाद टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट जिससे आपने आईटीसी क्लेम किया, जैसे ये भी कंपनी ने इस इनवॉइस पे 1,80,000 की आईटीसी क्लेम किया, तो इन्होंने जिससे परचेज किया है, जो एबी कंपनी का सप्लायर होगा, वह अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, और यह इनवॉइस एबी कंपनी के जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी 1,80,000 का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यह भी कंडीशन है एज पर रूल 36। ओके, अब यहां पर समझ लेना, जो गुड्स या सर्विस एबी कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए, जिस पर 1,80,000 आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो गुड्स या सर्विस जो भी क्लेम करने वाला है, गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो जाना चाहिए, या फिर आपके डायरेक्शन पर किसी और को मिल जाना चाहिए, जो कि हम जीएसटी में देखते हैं बिल टू शिप टू मॉडल वाला है। जैसे मान लीजिए एबी कंपनी ने अपने नाम पे बिल बनवाया, आईटीसी इनके पास आ रही है 1,80,000, लेकिन इन्होंने शिप टू और कहीं करवाया, गुड्स वहां पर डिलीवरी हो रहा है, तो जहां शिप टू करवाया वहां गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। ओके, अब मैं आपको बता दूं,
जो सप्लायर है, सप्लायर के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए। मतलब जिससे ये भी कंपनी जो 1,80,000 की आईटीसी ले रहे हैं, जो इनका सप्लायर है वह सप्लायर टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए किसको, गवर्नमेंट को। ये बेसिक कंडीशन है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आप कोई गुड्स ले रहे हो और वह गुड्स आपको लॉट्स में आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा माल करके आपके पास आ रहा है, लेकिन जिस दिन आपको फाइनल लॉट रिसीव होगा, लास्ट लॉट रिसीव होगा, उसके बाद आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये बेसिक चीजें क्लियर हुई। अब हम आ जाते हैं एज पर रूल 37। ये रूल 37 क्या कहता है, अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो इनवॉइस डेट से 180 दिन पूरा होने के बाद जब जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके। और इसमें 18% पर एनम हिसाब से इंटरेस्ट भी लगता है। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, अगर आप आईटीसी यूटिलाइज कर लिए हो, यूटिलाइज हो गया है तो इंटरेस्ट, अगर आईटीसी यूटिलाइज हो गया तो इंटरेस्ट 18% पर एनम हिसाब से देना पड़ेगा। जिस डेट को आईटीसी यूटिलाइज हुआ उस डेट से उस डेट तक, जिस डेट को आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो वहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके। और यहां पर देखो, आपने अपने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया था, मान लीजिए आपने आईटीसी रिवर्स कर भी दिया, लेकिन बाद में आप अपने सप्लायर को पूरा पेमेंट कर देते हो, तो आप उस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रूल 37 कहता है। और इसमें यह भी बात देना, अगर आरसीएम में है तो अगर आरसीएम वाले केस में 180 दिन वाला रूल लागू नहीं होगा, या डिस्ट्रिक्ट पर्सन हो जो शेड्यूल 1 में कवर होते हैं उन पर भी 180 डेज वाला रूल लागू नहीं होगा। ओके। अब यहां पर एक रूल और है, रूल 37A आपसी जीएसटी। ये क्या कहता है, इसमें बताया गया कि अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पेमेंट किया, अब मान लीजिए जैसे यहां ये भी कंपनी है, इनके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, इनके जीएसटीआर 2 या जीएसटीआर 2B में आ गया, वहां कंडीशन पूरी हो रही है, इन्होंने 1,80,000 का आईटीसी क्लेम कर दिया, लेकिन ये भी कंपनी ने अपना 3B ही नहीं फाइल किया, गवर्नमेंट को 1,80,000 टैक्स पेमेंट ही नहीं किया। अगर ऐसा नहीं किया सप्लायर ने, तो ये भी कंपनी को, जो रिसिपिएंट है, इनको 1,80,000 आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो कहता है रूल 37A। ओके। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जुलाई 2025 में ये भी कंपनी ने अवेल किया, यूटिलाइज किया अमाउंट 1,80,000। अब इनका जो सप्लायर है जिससे इन्होंने परचेज किया है, इन्होंने आईटीसी लिया किसमें, 25-26 में। अब अगर आईटीसी जीएसटीआर 3 भी इनके सप्लायर ने नहीं फाइल किया, तो इनको टाइम कितना दिया जाता है, अगर सप्लायर ने अब 25-26 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27, तो अगर सप्लायर ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 30 सितंबर 2026 तक भी अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता, टैक्स पेमेंट नहीं करता, तो रिसिपिएंट जो ये भी कंपनी है, इनको 30 नवंबर 2026 तक आईटीसी रिवर्स कर देना है अपने आप। तो यहां पर ध्यान देना, भले इन्होंने अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर इनका जो सप्लायर है 30 नवंबर 2026 तक, सॉरी 30 सितंबर 2026 तक अपना जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया, टैक्स पेमेंट नहीं किया, और आपको जो टाइम मिला 30 नवंबर 2026 तक आपको आईटीसी रिवर्स कर देना था, जिस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन आपने 30 नवंबर 2026 तक भी आईटीसी नहीं रिवर्स किया, तो फिर जिस डेट को आईटीसी अवेल्ड किया गया है, उस डेट से जिस डेट को आप रिवर्स कर रहे हो, उस डेट तक इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के हिसाब से। ओके। यह मेन कंडीशन थी आपकी जो आईटीसी वाली थी। आगे अगर आप कोई आईटीसी आपका बनता है कैपिटल गुड्स पर, आईटीसी एंड कैपिटल गुड्स, आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हो, अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम किया है टैक्स के अमाउंट पर भी,
जो जो आईटीसी इनकम टैक्स में हम टीडीएस काटते हैं ना, सॉरी इनकम टैक्स में हम डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स का बात है, सॉरी टीडीएस नहीं, डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे। जैसे मान लीजिए हमने परचेज किया कोई कैपिटल गुड्स, कोई मशीन परचेज किया, तो 5 लाख की टैक्सेबल वैल्यू मशीन की है, और उस मशीन पर हमने 18% जीएसटी दिया 90,000, टोटल इनवाइस 5,90,000 का। अगर हमने टोटल 5,90,000 पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो ये 90,000 आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको 90,000 की आईटीसी क्लेम करना इस पर, तो सिर्फ डिप्रिसिएशन आप 5 लाख पर लेंगे। ये हमारा है आईटीसी कैपिटल गुड्स पे। ओके, अगला जो सेक्शन, ये जो आईटीसी वाला था ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में बताया गया है, लेकिन मैं सब सेक्शन नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं आपको मेन पॉइंट सारे बता रहा हूं। अगला अपना है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, जो 16(4) में बताता है। इस चीज को समझ लो। टाइम लिमिट का, जैसे मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आईटीसी है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने आईटीसी नहीं क्लेम किया, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इससे अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक हम आईटीसी ले सकते हैं। या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, इन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगा, मतलब या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, या एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, इन दोनों में से जो पहले होगा वहां तक हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 25-26 का, 24-25 का मान लो आईटीसी है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 30 नवंबर तक हम ले सकते हैं, जो टाइम लिमिट है। लेकिन मान लीजिए उस फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का 30 नवंबर से पहले ही हम अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो फिर एनुअल रिटर्न फाइल करते समय आपको आईटीसी क्लेम कर लेना। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तब फिर आपको आईटीसी आप आगे क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगा वो आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। और यहां पर एक छूट क्या है, रीक्लेम वाला आईटीसी अगर आपका है, जैसे मान लीजिए आपने अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया था, आईटीसी आपने रिवर्स कर दिया, बाद में आपने पेमेंट किया, फिर आपको आईटीसी रिक्लेम करना है, तो उसके लिए जो ये 16(4) है, जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट दे रहा है, उस पर ये लागू नहीं होगा। आप कर सकते हो रिक्लेम कभी भी, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, अगला पॉइंट इसमें एक और है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 में जो बात करता है, वो क्या बात करता है, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने गुड्स परचेज किया, मान लीजिए जुलाई 2025 में परचेज किया है गुड्स, और जुलाई 2025 मतलब 25-26 में परचेज किया। अब ये 2025 में परचेज किया, तो आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट क्या हमने देखा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर 2026 तक आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बीच में ही दिसंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, तो यहां ध्यान देना, रिवोक डेट से 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा, फिर हम आईटीसी क्लेम करते हैं, जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 बताता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा बेसिक पॉइंट था, जिसको हम आईटीसी बोलते हैं, उसको देखा, और उसके जो कंडीशन है हमने शॉर्टकट में सारी कंडीशन को समझ लिया। इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड और भी मेन पॉइंट है, सेक्शन 17 आ जाएगा, उसमें रूल 42, रूल 43, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड आईटीसी, उसके बाद सेक्शन 18। मैंने क्या सोचा था कि एक ही वीडियो में सब कवर कर लूंगा मैं, लेकिन क्या वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही, बेसिक और कंडीशन इतना क्लियर हुआ। इससे आगे का टॉपिक अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर कोई अभी भी जितनी चीजें हमने डिस्कस की, इसके अंदर अगर कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर करूंगा। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।